डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास के 9th यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम का 4th लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। हम इससे पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन कर चुके हैं, तो ये लॉ ऑफ मास सेक्शन की ही एक एक्सटेंशन है कि हम कैसे लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करके तो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, के सी को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट हम ऐसा करते हैं कि एक जनरल रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं और उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके देखते हैं। जनरल रिएक्शन ये है कि आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। आपने उनके साथ, वो दोनों ने आपस में, ए और बी आपके पास दो रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने केमिकली रिएक्ट किया और सी और डी दो प्रोडक्ट्स बने। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि उनके साथ हमने कॉफिशेंट्स लगाए हैं। तो कैपिटल ए के साथ एक स्मॉलर ए कॉफिशेंट है। जो ये कॉफिशेंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैपिटल ए हैज स्मॉलर ए विद इट एज ए कॉफिशेंट, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह बी के साथ बी नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी के साथ नंबर ऑफ मोल्स हैं और डी के साथ नंबर ऑफ मोल्स। ऐसी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें उनके नंबर ऑफ मोल्स भी रिप्रेजेंट किए हों, वो आपके पास जनरल रिएक्शन कहलाता है। तो हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को अप्लाई कर रहे हैं फॉर ए जनरल रिएक्शन। अब ये लॉ हमारे पास क्या कहता है, लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता था कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, मैं पिछले टॉपिक में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेट से मुराद स्पीड होती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स डायरेक्टली दो तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो तो डेट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो डेट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। So the rate of chemical reaction is directly proportional to the product। अच्छा, ये लफ्ज़ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको, दो दफ़ा ये वर्ड यूज़ होगा। एक प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लाई के लिए आया है। When we multiply 2 by 3, the answer is 6 and 6 is called the product। सो यहाँ पे जब हमने लफ्ज़ प्रोडक्ट यूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। हम रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, और उसकी पार इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। हम उसको आगे जाके डिटेल से देखें। हम दो रिएक्शंस हैं, ये आपके पास एक रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन है जिसके दो स्टेप हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक रिवर्स रिएक्शन होता है। तो पहले हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ पे बेटा देखें तो हमने ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन ली है बिकॉज दिस ब्रैकेट साइन रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो वहां पे मल्टीप्लाई है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि उनकी पार जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, इंडेक्स बढ़ा दिया गया है इक्वल टू देयर मोल्स। मैंने जैसे पहले बताया था कि स्मॉलर ए और स्मॉलर बी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये आपके पास दोनों का प्रोडक्ट और उनके साथ नंबर ऑफ मोल्स हमने दे दिए हैं। इसी तरह अगर हम इक्वल साइन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे प्रोपोर्शन साइन को खत्म करके, तो आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू again the product of molar concentration of A and B raised to the power of their coefficients, but in this case we have introduced a constant in it, Kf, which is called
द कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि हमने एक पार्ट रिएक्शन का स्टडी कर लिया है, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ मैक्स रिएक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the molar product of molar concentration of reactants raised to their power of coefficients। अब हम इसी तरीके को अप्लाई करते हुए, इसी लॉ ऑफ मैक्स रिएक्शन को अप्लाई करते हुए रिवर्स रिएक्शन देखते हैं। रिवर्स रिएक्शन में भी यही बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमारे पास C और D प्रोडक्ट्स हैं और उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो स्मॉलर C और स्मॉलर D से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैक्स रिएक्शन, that is directly proportional to the product of C and D raised to the power of their coefficients। और उसी तरह अगर हम प्रोपोर्शन साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करें तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं KR, where KR is the rate constant for the reverse रिएक्शन। ठीक है बेट, तो हमने ये दोनों पार्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रिवर्स रिएक्शन को भी हमने लॉ ऑफ मैक्स रिएक्शन के मुताबिक कर दिया है। उन दोनों के रेट्स हमारे पास आ गए हैं। आगे चलते हैं बेटे। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मींस कि हमने जो दो वैल्यूज निकाली हैं RF और RR, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर सकें तो RF की वैल्यू हमारे पास क्या थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, दैट वाज KF into AB raised to the power of their coefficients, और RR यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू थी KR into CD raised to the power of their coefficients। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वापस A और B कर दिया गया है, यहाँ पे आपने C और D रखना है, ये बाय मिस्टेक इसमें प्रिंटिंग में आ गई। ठीक है बेटे, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन वैल्यू निकालना चाहेंगे, यही रिएक्शन हमारे पास वापस आया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये मिस्टेक पिछली टाइप से चल रही है वापस, दैट इज C&D। सो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रेशो बनाई है, दोनों कांस्टेंट हमने एक साइड पे किए हैं। हम KR को इक्वेशन के इस साइड पे ले गए हैं और वो KF के साथ जाके डिवाइड करके, सो द रिएक्शन हैज बिकम KF ओवर KR, और A और B दोनों रिएक्शन के इस साइड पे चले गए हैं। सो CD के साथ AB आके नीचे रेशो में डिवाइड कर गया, तो रिएक्शन हैज बिकम KF ओवर KR इज इक्वल टू CD। अब आपने याद रखना है कि CD जो है यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स हैं, AB रिएक्टेंट्स हैं। अब क्योंकि KF और KR दोनों कांस्टेंट्स थे, कांस्टेंट की रेशो भी एक कांस्टेंट होती है, तो हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं KC। KF फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट था, KR रिवर्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट था, और KC एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए कांस्टेंट होता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो KC कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट, C और D दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो आम लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि KC इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स। लेकिन प्रोडक्ट्स तब आएगा कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उन प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई से आंसर आता है, तो मैंने शुरू में बता दिया उसको भी प्रोडक्ट कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये नीचे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया बेटे। सो KC is the ratio of products to the product of reactants raised to the power of their molar concentration or coefficients। KC की वैल्यू हम जानते हैं, that is equilibrium constant। अब इसी रिएक्शन को हम ये पेपर में बेटे एक अलग से क्वेश्चन आता है, आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप उसके लिए KC की वैल्यू निकालिए। फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन दी जाती है जिसमें हाइड्रोजन और अमोनिया
दोनों केमिकली रिएक्ट, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया उसके नतीजे में आपके पास बनता है। तो नाइट्रोजन N2 plus hydrogen H2, they chemically react with a balanced chemical equation and they form ammonia NH3। अगर आप और करें तो नाइट्रोजन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मींस इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं और अमोनिया के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन के नतीजे में लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है हमने कहा था वो इक्वल होता है कोफिशिएंट लगाना, कांस्टेंट लगाना है, और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। तो आप देखें कि N2 को मैंने वैसे ही लिख दिया है और H2 के साथ मैंने उसके इंडेक्स में 3 लिखा है जो उसके नंबर ऑफ मोल्स के मुताबिक था। ठीक है, इसी तरह अगर आप रिवर्स रिएक्शन में जाएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन R विल बी इक्वल टू KR, NH3 लिखा है और उसके कोफिशिएंट में मैंने 2 लिख दिया है जो कि NH3 अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स थे। सो अब हमें पता चल गया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट्स में हो या प्रोडक्ट में हो, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो उसका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और वो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर पार में जाने होते हैं, इंडेक्स में जाने होते हैं। अब एट केमिकल इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि RF और RR ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम खत्म करके तो KC निकालेंगे तो वो आ जाएगा प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है NH3 raised to the power of number of moles over reactants N2H2 raised to the power of number of their moles। So अगर आपको अब कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दी जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करेंगे, RF की वैल्यू निकालेंगे, RR की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन दोनों को आपस में इक्वल साइन में लाते हुए KC इन द एज ए रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स निकाल सकेंगे। थैंक यू बेटे।